What is the secret of being called the happiest person in the world? Well, there's no secret, because that's the biggest joke in the world. You know, it started with a journalist who one morning didn't know what to write, and there were some studies when I was as a guinea pig at Richard Davidson's lab in Madison, studying the effect of compassion on the brain, and with myself, and later with many much greater meditators than me, they found that there was a very strong activation of gamma frequency in the brain. Those gamma frequency and the areas of the brain which are activated also related to well-being. Okay, in the end it was 25 meditators. You know, how can you say about 7 billion human beings? Of course, this is nonsense. You can immediately understand that. But this being said, you know, I'm not terribly unhappy. I think this is thanks to my teacher, to trying my best, even I'm so lazy, to put their instruction in practice over half a century. You know, I could have done so much better, but at least the little bit I did contributed to at least enjoying life as it goes and feeling very fortunate to have been on the path. मित्रों, ये थे मैथ्यू रिकार्ड, एक तिब्बतन बुद्धिस्ट भिक्षु जिन्हें दुनिया का सबसे खुश आदमी माना जाता है। जी हां, द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे इस बात का पता लगा कि मैथ्यू कितने खुश हैं? कैसे उनकी खुशी को मापा गया? कैसे ये पाया गया कि वे अन्य लोगों से ज्यादा खुश हैं? क्या खुशी जैसी फीलिंग को मापने का कोई तरीका है? उन्हें ये खिताब तब दिया गया जब उन्होंने एक 12 वर्ष लंबी ब्रेन स्टडी में भाग लिया, एक ऐसी स्टडी में जिसमें मेडिटेशन और कंपैशन के प्रभावों को ऑब्जर्व किया गया था। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोलॉजिस्ट ने मैथ्यू के सर पर 256 सेंसर्स लगाए और ये पाया कि जब वे मेडिटेशन करते थे तो उनके माइंड में अनयूजुअल शांति या कामनेस होती थी। जैसा कि हम समझ सकते हैं, इस एनालिसिस का दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति होने के टाइटल से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मीडिया ने उन्हें यह टाइटल दिया है और तब से वे हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन तब से इंसानी खुशी को मापने के तरीकों पर काफी काम किया गया है और आज हमारे पास द इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस जैसे टूल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके द्वारा हम व्यक्तियों और देशों की ओवरऑल हैप्पीनेस के लेवल्स का बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। द इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस या हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स खुशी का क्वांटिटेटिव और सैद्धांतिक अध्ययन है। ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉयमेंट और इनकम जैसे आर्थिक मुद्दों के आपसी संबंधों का औपचारिक एकेडमिक अध्ययन है और इस स्टडी का दायरा किसी एक व्यक्ति की वेलबीइंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ सेटिस्फैक्शन को कवर करता है। हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स इकोनोमेट्रिक एनालिसिस का उपयोग करके ये जानने की कोशिश करती है कि कौन से फैक्टर्स मानव कल्याण, ह्यूमन वेलबीइंग और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाते या घटाते हैं, और ये इनकम और वेल्थ के बजाय इंसानी वेलबीइंग और मानव कल्याण के मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करती है। इस मोड़ पर आप ये पूछ सकते हैं कि आखिर हैप्पीनेस को मापा कैसे जाए, और आपका ख्याल एकदम सही होगा। खुशी को मापना आसान नहीं है। हैप्पीनेस एक सब्जेक्टिव मामला है। एक व्यक्ति की खुशी की तुलना दूसरे से करना मुश्किल है। मुंबई में फुटपाथ पर रहने वाला एक व्यक्ति आर्थिक तंगी से परेशान होने के बावजूद डे टू डे लाइफ में काफी खुश हो सकता है, और दूसरी तरफ मालाबार हिल में एक बंगलो में रहने वाला एक करोड़पति व्यक्ति डेली लाइफ में काफी दुखी और परेशान हो सकता है। पैसे से खुशी का कोई विशेष संबंध नहीं है। हैप्पीनेस को विभिन्न कल्चर्स में कंपेयर करना भी काफी मुश्किल होता है। दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति 35 डिग्री टेम्परेचर में काफी खुश रहता है, लेकिन एक कैनेडियन व्यक्ति उसी 35 डिग्री के टेम्परेचर पर परेशान हो जाता है, क्योंकि कनाडा में 35 डिग्री टेम्परेचर कॉमन नहीं है और उसे उसकी आदत नहीं है, जबकि दिल्ली के व्यक्ति ने 47 और 48 डिग्री जैसे तापमान को झेला है, तो उसके लिए 35 डिग्री बड़े सुकून वाला टेम्परेचर है। इन्हीं कारणों की वजह से हैप्पीनेस, वेलबीइंग या जीवन से संतुष्टि जैसी अनुभूतियों को अर्थशास्त्री अब तक इनकम्पेरेबल मानते थे। लेकिन आज कई हैप्पीनेस इकोनॉमिस्ट का मानना है कि वे हैप्पीनेस लेवल्स का बेहतर अंदाजा
लगा सकते हैं। डच अर्थशास्त्री बर्नार्ड वैन प्रैग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनकम से प्राप्त वेलफेयर को मापने के लिए बड़े सर्वेक्षण आयोजित किए। उन्होंने इनकम इवैल्यूएशन क्वेश्चन डिजाइन किया जिसका उद्देश्य उत्तरदाताओं से पूछना था कि वे किस आय के स्तर को अच्छा या पर्याप्त या अपर्याप्त कहेंगे, किस स्तर को वे गुड या सफिशिएंट या इनसफिशिएंट कहेंगे। उनकी इस अप्रोच को लेडन स्कूल अप्रोच कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि इस कार्यप्रणाली को नेदरलैंड्स के लेडन विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। उनकी प्रणाली उल्लेखनीय थी क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि इनकम और वेलबीइंग में एक सीधा सच्चा कनेक्शन था। इनकम ज्यादा तो खुशी भी ज्यादा। लेकिन प्रैग की स्टडी के बाद यह मालूम पड़ा कि इनकम या वेल्थ का असली खुशी से कोई एकदम डायरेक्ट या लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम अगर बढ़ती जाती है तो आपकी हैप्पीनेस लेवल भी लगातार बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सन 2020 के दौरान हमारे देश के मुकेश अंबानी की पर्सनल वेल्थ लगभग 35% बढ़ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हैप्पीनेस लेवल भी 35% बढ़ गई। इसी तरह आज जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आंके जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे आज की इस दुनिया में सबसे खुश व्यक्ति हैं। इनफैक्ट, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति का खिताब मैथ्यू रिकार्ड को दिया गया है, जो रूखा सूखा खाते हैं, जमीन पर सोते हैं और जिनके पास कोई विशेष बैंक बैलेंस भी नहीं है। सन 2010 में डैनियल kahneman और एंगस डीटन ने पाया कि एक लेवल तक, एक स्तर तक, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी खुशी बढ़ती है, लेकिन केवल एक लेवल तक। एक बार जब आपकी वार्षिक इनकम $75,000 की लेवल तक पहुंच जाती है तो उसके बाद आपकी खुशी का आपकी बढ़ती हुई इनकम से कुछ खास लेना देना नहीं होता। इसका मतलब है कि उसके बाद यदि आपकी इनकम डबल हो जाती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपकी हैप्पीनेस लेवल भी डबल हो जाएगी। इसी तरह से यह देखा गया है कि विभिन्न देशों के जीडीपी और हैप्पीनेस लेवल के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। अमीर देशों के नागरिक गरीब देशों के लोगों की तुलना में अधिक खुशहाल होते हैं, लेकिन यह भी देखा गया है कि एक लेवल तक एक देश के जीडीपी ग्रोथ में और उस देश के वासियों की हैप्पीनेस लेवल में डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। लेकिन पर्सनल इनकम की तरह ही वो एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने के बाद टूट जाता है और वो लेवल है $15,000 पर कैपिटा जीडीपी। जब एक बार किसी देश का जीडीपी इस आंकड़े से ऊपर जाता है तो उस देश के वासियों की हैप्पीनेस लेवल में कोई खास वृद्धि नहीं होती। उदाहरण के लिए बहरीन का पर कैपिटा जीडीपी $25,000 से अधिक है, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में बहुत ऊपर नहीं है। दूसरी तरफ ग्वाटेमाला का पर कैपिटा जीडीपी बहरीन से बहुत कम है, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की लिस्ट में वो बहरीन से काफी ऊपर है। तो मित्रों, ये तो था द इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस पर एक छोटा सा डिस्कशन। मुझे आशा है कि ये आपको अपनी जिंदगी में असली खुशी या ट्रू हैप्पीनेस पर फोकस करने में आपकी मदद करेगा। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। तब तक कुछ नया सीखते रहें, सिखाते रहें और अपनी जिंदगी